Welcome to students. We are in the 8th class. The subject is social science history, and our topic is setting up a new administration. ये जो पिछला लेसन हमने पढ़ा था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, उसी की एक सब हेडिंग जो है वो है सेटिंग अप ए न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने आहिस्ता आहिस्ता हर साल कुछ न कुछ करके अपनी एक नई सल्तनत कायम की। तो उस सल्तनत में, उस एम्पायर में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन थी, इंतजाम कैसे चलाया जाता था, तो वी विल हैव दैट in this session. वारन हेस्टिंग्स जब गवर्नर जनरल बना हिंदुस्तान का 1773 से, फिर वो 1785 तक यहाँ का गवर्नर जनरल रहा। तो उसके ज़माने में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बहुत फैल चुकी थी। यानी बंगाल से निकलकर ये बॉम्बे और मैड्रास तक पहुंच चुकी थी, और इसका दायरा जो था वो काफी वसी हुआ था। इसलिए वारन हेस्टिंग्स ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए, इंतजामी हिस्से बनाए। वो क्या थे? दे वर नोन एज प्रेसिडेंसीज। उनको प्रेसिडेंसीज कहा जाता था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वारन हेस्टिंग्स ने अपने इलाकों को 3 बड़ी प्रेसिडेंसीज में तकसीम किया था। एक मैड्रास की थी, एक बॉम्बे की थी और बंगाल की थी। सो देयर वर 3 प्रेसिडेंसीज, और हर एक प्रेसिडेंसी जो थी, हर एक प्रेसिडेंसी का एक गवर्नर हुआ करता था। एवरी प्रेसिडेंसी वाज अंडर ए गवर्नर। और इन तीनों प्रेसिडेंसीज के गवर्नर्स के ऊपर, यानी जिसके तहत ये काम करते थे, वो गवर्नर जनरल था। और वारन हेस्टिंग्स ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल बना। उसने इंतजामिया में बहुत सी इस्तेलाहात, रिफॉर्म्स की। उसने रिफॉर्म्स के एडमिनिस्ट्रेशन में, खुसूसन जस्टिस के स्फीयर में, इंसाफ देने के, जस्टिस या इंसाफ कायम करने में उसने काफ़ी इस्तेलाहात की, काफ़ी इस्लाहात की, रिफॉर्म्स, इस्लाहात की। तो 1772 से अदलिया का एक नया निज़ाम कायम किया गया। हर एक ज़िले में 2 अदालतें कायम की गई। एक को हम क्रिमिनल कोर्ट या फौजदारी अदालत कहते थे, और दूसरे को सिविल कोर्ट या दीवानी अदालत कहते थे। मौलवी और हिंदू पंडितों को, यानी हिंदू आलिमों को इन अदालतों में तैनात किया गया, ताकि वो जो हिंदुस्तानी कानून है उसको इंटरप्रेट करें। लेकिन ये अदालतें थी, ये कलेक्टर के तहत काम करती थी। क्रिमिनल कोर्ट्स में भी जो फौजदारी अदालतें थी, उनमें काजी और मुफ्ती ही फैसले देते थे, लेकिन वो भी कलेक्टर के तहत ही काम करते थे। इस इंसाफ देने या दिलाने के निज़ाम में
एक बड़ी रुकावट ये थी कि हिंदू मजहब के जो मुख्तलिफ धर्म शास्त्र थे वो किसी मुकदमे में मुख्तलिफ आरा या फैसले देने की सिफारिश करते थे। तो इससे थोड़ा सा इंसाफ दिलाने में दिक्कत आती थी। तो इसमें यकसानियत या यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए 1775 में 1775 में 11 पंडितों को बुलाया गया। तो उन्होंने हिंदू कानून का एक मजमूआ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज तैयार किया। फिर एम.बी. हॉलहेड ने इसको तर्जमा किया, यानी अंग्रेजी में उसने इसका तर्जमा किया 1775 में। फिर 1778 में इसी तरह मुसलमानों का एक मजमूआ जो था कवानीन का वो बनाया गया। 1773 में पहला सुप्रीम कोर्ट 1773 में पहला सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में कायम किया गया। यानी हिंदुस्तान में जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट वजूद में आया वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत कलकत्ता में कायम किया गया। जबकि अपील के लिए सदर निजामत अदालत भी कलकत्ता में ही कायम की गई। सदर निजामत अदालत भी कलकत्ता में ही कायम की गई। अगर आप जिले का एडमिनिस्ट्रेशन, जिले की एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तो वहां पे जो सबसे आला अफसर हुआ करता था उसको कलेक्टर कहा जाता था। कलेक्टर का जैसे नाम ही से जाहिर है कि इस कलेक्टर का काम ये होता था कि जो मालिया रेवेन्यू और टैक्स वसूल करना था तो उसकी जिम्मेदारी जो होती थी वो इस कलेक्टर पे हुआ करती थी। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर, अमन अमान कायम करने के लिए उसके जिले में और भी लोग होते थे जिनमें जज था और पुलिस के अफसर हुआ करते थे, दारोगा हुआ करता था। तो इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी में जो नया निज़ाम इंतज़ामिया का वजूद में लाया गया तो उसमें ज़िले में सबसे अहम हैसियत जो थी वो कलेक्टर को ही हुआ करती थी। और आहिस्ता आहिस्ता इसी के पास सारे जो इख्तियारात थे ज़िले के वो कलेक्टर के पास ही रहने लगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन या इंतज़ामिया को सेटअप करने में वारन हेस्टिंग्स ने बड़ा अहम काम किया और वही हिंदुस्तान का पहला गवर्नर जनरल बना। जबकि प्रेसिडेंसीज में गवर्नर हुआ करते थे और अदालतों का निज़ाम वाज़ा किया गया तो ज़िले में कलेक्टर के ही इख्तियारात हुआ करते थे। उसके बाद अगर हम द कंपनी आर्मी यानी कंपनी की जो फौज थी उसकी तरफ देखेंगे तो पहले हमें जहन में आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो मुगलों के दौर में हुआ करती थी, यानी यहाँ पे आई थी। तो मुगलों के पास ज्यादातर कैवेलरी घोड़सवार हुआ करते थे और पैदल फौज जो थी जिसको इन्फेंट्री कहा जाता है, इन्फेंट्री या इसको पियादा भी कहा जाता था, पियादा। तो इसकी तरफ मुगल दौर में ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी। कभी कभी जरूरत के मौके पे
जो जमींदार हुआ करते थे या जो चीफ्स हुआ करते थे, उनसे फौज और यत्न ली जाती थी। लेकिन 18वीं सदी में जब मुगल सल्तनत का जवाल होने लगा और सूबों में नए खुद मुख्तार किंगडम्स या राजवाड़े वजूद में आए, जैसे अवध में आया, बनारस में आया, हैदराबाद में आया, बाकी जगहों पे आया, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने किसानों को अपनी फौज में जगह दे दी और उनको तरबियत देनी शुरू की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी की नकल करते हुए अपनी फौज में लोग भर्ती करने लगे, भर्ती शुरू करने किए। इन फौजियों को उमूमन हम कहते हैं सिपाही आर्मी। सिपाही आर्मी, सिपाही आर्मी का मतलब ये था कि जो सिपाही उर्दू में लफ्ज है, उसी का अंग्रेजों ने बिगाड़ कर इसको सिपाही आर्मी वो कहा करते थे। 1820 के बाद हम देखते हैं कि जंग लड़ने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी। मिसाल के तौर पे एक मस्केट आने लगा। मस्केट, व्हाट वाज मस्केट? मस्केट वाज अ हेवी गन यूज्ड बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स। यानी जो पैदल फौज थी वो इस मस्केट को इस्तेमाल करती थी। इसी तरह एक मैच लॉक था। मैच लॉक भी एक बंदूक थी। वो पहले एक किस्म की बंदूक थी जिसमें पाउडर को दिया सिलाई से जलाया जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। यानी गोली दागने के लिए, पाउडर लगाने के लिए उसमें दिया सिलाई का इस्तेमाल किया जाता था। एंड इट वाज नोन एज मैच लॉक। तो जो कंपनी के सिपाही हैं वो अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने लगे। लेकिन जब 19वीं सदी का अवाइल आया, उसमें कंपनी ने यह किया कि उसने यूरोपीय तर्ज की जो तरबियत थी, यूरोपीय तर्ज की तरबियत जो थी, उसको अपने फौज के लिए इस्तेमाल किया। ड्रिल जो हुआ करती थी, ड्रिल उन्होंने लगातार इसके लिए लागू की। इसके अलावा जो डिसिप्लिन, नज्म ज़ाबत को भी उन्होंने यूरोपीय तर्ज पे अपनी फौज में लागू किया। लेकिन इससे क्या हुआ कि जो हिंदुस्तानी सिपाही थे उनको इस तरह की तरबियत या उनको कास्ट जो उनकी एफिलिएशन हुआ करती थी, जात का जो उनका ये था, रिश्ता था, उसे उन्हें ठेस पहुंची थी। तो आप देखते हैं कि क्या सिपाहियों ने अपने मजहबी निस्बतों को या अपने जात की निस्बतों को तर्क करके कंपनी की इस फौज की जो नए जवाबी थे, क्या उन्होंने इनको ऐसे ही कबूल किया? हम देखते हैं कि जब 1857 की लड़ाई हुई, जिसको हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी भी कहा जाता है या रिवोल्ट ऑफ 1857 कहा जाता है, तो उसमें सबसे पहले फौजी थे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही थे, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बंदूक उठाई और बगावत की। इस तरह हम देखते हैं, अगरचे कंपनी ने फौज को मजबूत बनाने के लिए, जिसकी बुनियाद पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी नई सल्तनत कायम की थी,
तो उसकी बुनियाद इसी फौज पे थी। तो उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, उसको यूरोपीय खतूत पे लाने के लिए जो नए कायदे इस्तेमाल किए, उनकी ज़रूर एक रद्द-ए-अमल या रिएक्शन हुई जो 1857 में हमें नज़र आती है। तो कंपनी आर्मी के बारे में ये बात फिर कहना चाहते हैं कि जिस वक्त कंपनी यहाँ पे आई थी तो उन्होंने यहाँ पे मुगल फौजी निज़ाम चल रहा था, जिसमें ज़्यादातर कैवलरी या घुड़सवार हुआ करते थे और पैदल फौज जो थी वो बहुत कम हुआ करती थी। हाँ, कभी कभी तीर अंदाजी जो थी, आर्चरी जो थी, उसकी तरफ और स्वर्ड तलवार की तरफ मुगल जो थे वो तवज्जो देते थे, लेकिन पैदल फौज की तरफ वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। एंड कैवलरी या घुड़सवार जो थे वही पैदल फौज को डोमिनेट करते थे। लेकिन उसके बाद मुगल सल्तनत के जवाल के साथ ही नए जो इंडिपेंडेंट किंगडम्स या इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस वजूद में आए, अवध आया, हैदराबाद आया, बनारस आया, तो वहाँ पे उन्होंने अपने फौज को मजबूत करने के लिए किसानों को रिक्रूट करना शुरू किया और पैदल फौज को ज़्यादा तरजीह दी। तो अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसी की नकल की और उन्होंने सिपाहियों को, लोगों को वैसे कि सिपाही भर्ती करना शुरू किया। तो दिस आर्मी केम टू बी नोन एज द सिपाही आर्मी, या सिपाही जो था उर्दू लफ्ज़ उसी का बिगड़ा हुआ अंग्रेज में सिपाही आर्मी थी। तो फिर नए मस्केट्स और मैचलॉक जैसे ये टेक्नोलॉजी के आने से उन्होंने अपनी फौज को मजबूत करना शुरू किया, मॉडर्नाइज करना शुरू किया, ताकि जो वक्त की ज़रूरत है, मिलिट्री ज़रूरियात हैं, उनके ऐन मुताबिक इसको बनाया जा सके। तो 19वीं सदी के शुरू में अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर, यकसान फौजी कायदे लागू किए, जिसमें इन्होंने यूरोपीय तर्ज की जो तरबियत थी, ट्रेनिंग थी, उसको इस्तेमाल किया। इन्होंने ड्रिल, डिसिप्लिन वगैरह को लागू किया। तो इससे कभी कभी हिंदुस्तानी सिपाहियों में कुछ मसाइल पैदा हुए। तो हमने कहा कि इसकी रिएक्शन 1857 में आई। जब हम इस सारे लेसन पे एक नज़र डालते हैं तो हमें ये लगता है कि कंपनी ने एक तिजारती कंपनी की हैसियत से, ट्रेडिंग कंपनी की हैसियत से हिंदुस्तान में शुरुआत की और इनका वाहिद मकसद ज़्यादा से ज़्यादा तिजारत करना और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना, यहाँ की टेक्सटाइल्स को, यहाँ की सिल्क को यूरोप एक्सपोर्ट करना और फिर वहाँ से पैसा लाना। तो इस तरह इनकी तिजारत होती रही। लेकिन फिर इनको लगा कि इन्हें तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या हिंदुस्तान पे हुकूमत करने की ज़रूरत पड़ी। तो इन्होंने मुख्तलिफ हरबे, बैटल ऑफ प्लासी से स्टार्ट किया, बक्सर फिर आया, फिर दूसरी लड़ाई आई, फिर टीपू सुल्तान के साथ जंग हुई, फिर उन्होंने मराठों को अपने कब्जे जेर कर लिया, फिर इन्होंने पंजाब को अपने कब्जे में लाया। उधर से जब रूस का ख़तरा बढ़ रहा था, वहाँ से अफ़गानिस्तान, सिंध को अपने कब्जे में कर लिया, अगरचे वहाँ इंडायरेक्ट कंट्रोल रखा। और फिर आते आते इन्होंने एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ पे वजूद में लाया। खुसूसन इन्होंने जो इंसाफ का निज़ाम था वो उसको एक नई जहद बख्शी, उसको मॉडर्नाइज किया। तो हम देखते हैं कि फिर नई टेक्नोलॉजी आई, जिसमें खुसूसन जो स्टीम इंजन था, स्टीम टेक्नोलॉजी जो थी,
स्टीम टेक्नोलॉजी को आप अलग से भी मजमून में इसमें चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन इसकी बदौलत ये हुआ कि इंग्लिस्तान से हिंदुस्तान आने में करीबन समंदरी रास्ते से 6 से 8 महीने लगते थे, 6 to 8 months लगते थे। और जो अंग्रेज थे, बरतानिया के लोग थे, वो इस कोफत की वजह से हिंदुस्तान नहीं आना चाहते थे। लेकिन जब स्टीम टेक्नोलॉजी आई, स्टीम टेक्नोलॉजी की वजह से अब स्टीम शिप्स आए, यानी वो समंदरी जहाज आए जो स्टीम पे चलते थे, तो उनकी वजह से ये मसाफत कम हो गई। जो 6 से 8 महीने का सफर था वो सिर्फ 3 हफ्तों का रह गया, 3 हफ्तों का रह गया। तो इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, इंतज़ाम चलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग और उनकी फैमिलीज़ बरतानिया से हिंदुस्तान आने लगे, और ईस्ट इंडिया कंपनी इस काबिल हो गई कि वो एक दूर दराज मुल्क हिंदुस्तान पे हुकूमत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अफरादी कवत ला सके। जब 1857 का ज़माना आया, जब हिंदुस्तानियों ने ईस्ट इंडिया के कंपनी के खिलाफ बगावत की, उस वक्त तक करीबन 63% टेरिटरी रकबा जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के दायरे में आ चुका था, और करीबन 78% पॉपुलेशन पे ये बराह रास्त हुकूमत करते थे। यानी 63% ऑफ इंडियन टेरिटरी was under the direct control of British, whereas 78% of Indian population was having East India Company as its ruler. लेकिन जो इस 63% से बाहर टेरिटरी थी उस पे भी, और जो ये 78% से बाहर आबादी थी, तो उस पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी का असर नफूज या इनडायरेक्ट रूल ज़रूर था। हम एक मिसाल लेते हैं कि जो उस वक्त जम्मू व कश्मीर की स्टेट थी, उस वक्त जिस वक्त यहाँ पे महाराजा आए, महाराजा यहाँ पे उन्होंने ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत कश्मीर को जो था उसको दे दिया गया, महाराजा गुलाब सिंह को दे दिया गया। तो यहाँ पे बरतानिया का बराह रास्त जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं था, लेकिन चूंकि महाराजा गुलाब सिंह का अंग्रेज़ों के साथ ताल्लुका थे, इसलिए यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर की जो उस वक्त स्टेट थी उस पे भी अंग्रेज़ों का असर नफूज था या उनका इन्फ्लुएंस था। इस तरह हम देखते हैं कि जो सारा हिंदुस्तान था उसकी मेजॉरिटी जो थी टेरिटरी के हिसाब से या पॉपुलेशन के हिसाब से, इट वाज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, और जो इसके बाहर इलाका था वो भी इनडायरेक्टली बरतानिया या ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर के इस रूल के तहत ही था। सो व्हाइल कंक्लूडिंग दिस लेसन, हम देखते हैं कि जिस वक्त वॉरेन हेस्टिंग्स हिंदुस्तान आया 1772 में, तो उस वक्त उसने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को फैलाने के लिए काफ़ी काम किया, लेकिन खुसूसन उसने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ तवज्जो दी। तो उसने तमाम इंतज़ामी यूनिट्स को 3 प्रेसिडेंसीज में तकसीम किया, जो कि बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी जिसको आजकल मुंबई कहा जाता है,
اور میڈراس کی پریزیڈنسی تھی جس کو چنئی کہا جاتا ہے، اور بنگال کی پریزیڈنسی تھی۔ ان تینوں پریزیڈنسیز کو اس نے ایک گورنر کے تحت رکھا تھا، اور وہ لارڈ وارن ہیسٹنگس پہلا گورنر جنرل ہندوستان کا تعینات کیا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایڈمنسٹریشن کو چلانے کے لیے کافی اصلاحات یا ریفارمز کیے، خصوصاً اس نے انصاف کے نظام کو، عدلیہ کے نظام کو چلانے کے لیے کافی اصلاحات کی۔ تو کرمنل کورٹس جن کو فوجداری عدالت کہا جاتا تھا، اور سول کورٹس جن کو دیوانی عدالت کہا جاتا تھا، تو ان کو قائم کیا گیا۔ اسی طرح ریگولیٹنگ ایکٹ آف 1773 کے تحت پہلا سپریم کورٹ کلکتہ میں قائم کیا گیا۔ مولوی اور پنڈت لوگ جو تھے ان کو ان عدالتوں میں تعینات کیا گیا تاکہ وہ ہندوستانی قانون کو نافذ کرنے میں معاونت کریں، مدد دے دیں۔ پھر 1775 میں ڈائجسٹ آف ہندو لاز یا ہندو قوانین کا جو مجموعہ تھا اس کو تیار کیا گیا، اور اس کے 3 سال بعد 1778 میں جو مسلم کوڈ تھا، کوڈ آف مسلم لاز تھا، مسلمانوں کے قوانین کا ایک مجموعہ تیار کیا گیا۔ تو مولوی اور پنڈت ان عدالتوں میں تعینات ہوا کرتے تھے، جبکہ جو کرمنل کورٹس تھے ان میں قاضی اور مفتی ہوا کرتے تھے، لیکن یہ ایک کلیکٹر کے تحت کام کرتے تھے۔ پھر ہم نے ضلع کا نظم و نسق دیکھا کہ ضلع میں انہوں نے سب سے اعلیٰ افسر جو ہوا کرتا تھا اس کو کلیکٹر کہا جاتا تھا۔ کلیکٹر کے نام سے ہی، ڈیزگنیشن سے ہی یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کا کام یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ جو ٹیکسز ہے، جو لینڈ ریونیو ہے، اس کو جمع کرنے کی ذمہ داری اسی کی ہوا کرتی تھی۔ لیکن جو ضلع میں امن و امان، لا اینڈ آرڈر برقرار رکھنا تھا، اس کو دیکھنے کے لیے دوسرے آفیسر جیسے جج، پولیس آفیسرز اور داروغہ ہوا کرتے تھے۔ تو نئے نظام میں ضلع میں کلیکٹر کو سب سے اہم درجہ ملا، اور تقریباً سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہوا کرتے تھے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو کمپنی کی فوج تھی، جس کی بنیاد پہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی سلطنت پھیلی تھی، تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے، جدید بنانے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیا کیا قاعدے، کون سے طریقے استعمال کیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو نئے گنز آئے، مسکٹس آئے یا میچ لاکس آئے، وہ انہوں نے انٹروڈیوس کیے تاکہ جو ضروریات ہیں، فوجی ضروریات ہیں کمپنی کی، اور جو جس طرح سے ان کا مقابلہ ہو رہا تھا، اس کو قائم کرنے کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، اور پھر انہوں نے یورپی طرز کی تربیت، ڈرل، ڈسپلن وغیرہ اس کو اپنی فوج میں شروع کی۔